अस्सलाम वालेकुम। अब हम बात कर लेते हैं अपने फियोक्रोमोसाइटोमा के बारे में। ठीक है, एड्रीनल मेड्यूला जो होता है उसके अंदर एक्चुअली हमारे पास क्या होता है कि क्रोमाफिन सेल्स होते हैं। क्रोमाफिन सेल्स जो होते हैं वो रिलीज़ करते हैं कैटेकोलेमीन्स एंड जिसमें हमारे पास है एपिनेफ्रीन, नॉरएपिनेफ्रीन। ठीक है, और आपको पता है कि ये इनका मेजर रोल ये होता है कि ये हाइपरटेंशन करवाते हैं और इनके ऊपर हार्ट के भी स्टिमुलेटरी इफ़ेक्ट्स होते हैं। ठीक है, जो क्रोमाफिन सेल्स होते हैं वो सिर्फ एड्रीनल मेड्यूला में नहीं होते, वो एक्स्ट्रा एड्रीनल भी हो सकते हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल ये पैरा गैंग्लियन सिस्टम होता है, वहाँ पे होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो है मतलब ये आपने याद रखना है कि एड्रीनल मेड्यूला के अलावा भी क्रोमाफिन सेल्स होते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि एड्रीनल मेड्यूला में ही प्रेजेंट हो। फिर हम बात करते हैं फियोक्रोमोसाइटोमा में क्या होगा। ऑब्वियसली इसमें क्या होगा कि जो क्रोमाफिन सेल्स होते हैं उनके अंदर कोई ट्यूमर बन जाता है, न्यूप्लाज्म कंपोज ऑफ द क्रोमाफिन सेल्स, जिसकी वजह से क्या होगा, ऑब्वियसली कैटेकोलेमीन ज़्यादा रिलीज़ होंगे और पेप्टाइड हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ होंगे। फिर ये बात होती है कि ये सर्जिकली करेक्टेबल फॉर्म ऑफ हाइपरटेंशन है कि अगर हम जो फियोक्रोमोसाइटोमा का पेशेंट है उसका एड्रीनल मेडुला जो होता है उस ट्यूमर को हम रिमूव कर देते हैं तो हाइपरटेंशन ठीक हो जाती है। ठीक है, सो इट इज़ सर्जिकली करेक्टेबल फॉर्म ऑफ हाइपरटेंशन। उसके बाद रूल ऑफ टेंस हैं कि 10% जो होते हैं वो एक्स्ट्रा एड्रीनल होते हैं, मींस दैट कि 90% जो होंगे वो एड्रीनल के अंदर होंगे। फिर 10% जो होते हैं वो बायलैटरल होते हैं, मींस दैट 90% जो होते हैं वो यूनिलैटरल होते हैं। 10% मैलिग्नेंट होते हैं, मींस 90% बिनाइन होते हैं। 10% जो है वो हाइपरटेंशन के साथ एसोसिएटेड नहीं होते, मींस दैट के इनके होते हुए भी हाइपरटेंशन नहीं होती, तो मींस दैट के 90% जो होते हैं दैट आर एसोसिएटेड विद हाइपरटेंशन। To remember the rule of 10, that 10% are bilateral, 10% are malignant, 10% are not associated with hypertension and 10% are extra adrenal. उसके बाद आपने जेनेटिक फैक्टर्स याद रखने हैं कि इसमें RAT की म्यूटेशन होती है, या इसमें जो है NFL की म्यूटेशन होती है, या VHL की म्यूटेशन होती है, या सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स की म्यूटेशन होती है, या हाइपोक्सी इंड्यूसिबल फैक्टर 1 अल्फ़ा की म्यूटेशन होती है। ठीक है, लेकिन इनमें से सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट म्यूटेशंस ये होती हैं RAT की म्यूटेशन हो जाना, और दूसरा ये कि हमारे पास हाइपोक्सी इंड्यूसिबल फैक्टर 1 अल्फ़ा की म्यूटेशन हो जाना। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि मॉर्फोलॉजी क्या होती है। तो फियोक्रोमोसाइटोमा की मॉर्फोलॉजी के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो स्मॉल लीजन्स होती हैं ना, अगर छोटा सा ट्यूमर है ना तो वो हमारे पास वेल सर्कमसाइज्ड होता है, लेकिन अगर जितना वो लार्ज हो जाएगा उतने ही उसके अंदर हैमरेज ज़्यादा हो जाएगा। और कट सेक्शन में आपने याद रखना है कि जो छोटा ट्यूमर होता है उसका कलर येलो टैन कलर का होता है, और अगर वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो उसके अंदर हैमरेज, नेक्रोसिस और सिस्टिक लीजन्स हमें मिलती हैं। ठीक है, सो ये इसके ग्रॉस हो गई। ग्रॉस में क्या है, छोटा होगा तो हमारे पास जो है वो क्या होगा, वेल सर्कमसाइज होगा, बड़ा हो जाएगा उसमें हेमरेज ज़्यादा हो जाएगा। कट सेक्शन में छोटा ट्यूमर है तो टैन येलो कलर का है, और अगर वो बड़ा हो गया तो उसमें हेमरेज, नेक्रोसिस और सिस्टिक लीजन ज़्यादा बढ़ गई हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि इसकी माइक्रोस्कोपिक फीचर्स क्या होते हैं। माइक्रोस्कोपिकली देखें, याद रखना है जो हमारे क्रोमोफिन नॉर्मल सेल्स होते हैं ना, वो कोलमनर सेल्स होते हैं, कोलमनर शेप होती है उनकी, ग्रैनुलर होते हैं, उनके अंदर बेजोफिलिया ज़्यादा होता है। ठीक है, ग्रैनुलर क्यों होते हैं, क्योंकि उनके अंदर कैटेकोलेमीन्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारे होते हैं ना फियोक्रोमोसाइटोमा के क्रोमाफिन सेल्स, उनकी जो नॉर्मल कोलमनर अपीयरेंस थी वो नहीं रहती। यहाँ पे वो किस कलर, किस शेप के हो जाते हैं, स्पिंडल शेप होते हैं, पॉलीगोनल हो जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा इनमें हमें क्या मिलती है, वैस्कुलर नेटवर्क हमें ज़्यादा मिलता है, दूसरी चीज़। ठीक है, और इनका जो नाम हम स्पेशल देते हैं, फियोक्रोमोसाइटोमा के जो क्रोमाफिन सेल्स होते हैं उनको हम नाम देते हैं ज़ेल सेल्स। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि नॉर्मली वो कोलमनर थे, बेजोफिलिया था उनमें, ग्रैनुलर थे, लेकिन अब जो भी हमारे पास फियोक्रोमोसाइटोमा के हैं उनको हम ज़ेल सेल्स कहते हैं। और उनमें क्या होता है कि उनकी जो शेप होती है वो प्लियोमॉर्फिक और स्पिंडल शेप हो जाती है। इसके अलावा जो चीज़ याद रखने वाली है कि अगर मेलिग्नेंसी हो, जैसे कि हमने पढ़ा कि 90% बिनाइन है लेकिन 10% जो है मेलिग्नेंट होते हैं, तो मेलिग्नेंट की खास करैक्टरिस्टिक क्या होती है कि वो मेटास्टाइज किए होते हैं, उनका मेटास्टेसिस हुआ होता है लिवर, लंग्स एंड बोन्स में। ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ मेटास्टेसिस टेल्स द डायग्नोसिस ऑफ मेलिग्नेंसी। ठीक है, फिर हम क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं कि क्लिनिकल फीचर्स अगर हम देखें तो सबसे टॉप मोस्ट फीचर यही होगा ना कि उनके अंदर हाइपरटेंशन होगी। इसके अलावा हार्ट के ऊपर सिंपैथेटिक सिस्टम का मतलब कैटेकोलेमीन्स का ज़्यादा एक्शन होगा, तो ऑब्वियसली पैल्पिटेशंस होंगी, टेकिकार्डिया होगी। ठीक है, और ऑब्वियसली जो स्वेटिंग होगी, हेडेक होगी, ट्रैमर्स होंगी। ठीक है, लेकिन अगर बात करें GIT पे तो ऑब्वियसली वो उसके ऊपर भी स्टिमुलेटरी इफेक्ट्स होंगे, और वो उसमें नॉजिया, वॉमिटिंग एंड चेस्ट मतलब चेस्ट एंड एब्डोमिनल पेन होगी।
ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि अगर हम इसको ट्रीट नहीं करते फियोक्रोमोसाइटोमा के पेशेंट्स को, हम उनके ट्यूमर को रिमूव नहीं करते, ठीक है, वैसे इसका ट्रीटमेंट यही होता है कि हम सर्जिकली एक्सरसाइज कर देते हैं, लेकिन अगर नहीं करते तो उसकी वजह से क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। हार्ट के ऊपर स्टिमुलेटरी इफेक्ट्स होते जाएंगे, टैकीकार्डिया विल चेंज इनटू एरिथमियाज एंड अल्टीमेटली पेशेंट विल डाई ऑफ हार्ट अटैक, ठीक है, या उसको जो है वो हार्ट अटैक हो जाएगा, या हार्ट फेलियर हो जाएगा, या पल्मोनरी एडीमा हो जाएगा, या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की वजह से उसकी डेथ हो जाएगी। सो वी हैव टू ट्रीट इट, ठीक है। इसके अलावा जो है वो बता रहे हैं कि इसकी डायग्नोसिस हम किस तरह से करते हैं। ऑब्वियसली इन लोगों में कैटेकोलेमीन्स का लेवल ज़्यादा हुआ होता है, तो हमने जो है वो उनके यूरिन में चेक करना होता है कि कैटेकोलेमीन्स आ रहे होते हैं और उसके मेटाबोलाइट्स आ रहे होते हैं। मेटाबोलाइट्स में कौन से आते हैं, जो एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन के होते हैं, विनाइल मैंडेलिक एसिड, और हमारे पास जो है मेटानेफ्रिन्स। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फियोक्रोमोसाइटोमा। फिर हम बात कर लेते हैं अपने मेन सिंड्रोम्स की, मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया। इनके बारे में थोड़ा सा बताऊंगी सबसे पहले शुरू में कि इनके नाम से आपको क्या पता चल रहा है। मल्टीपल मीन्स के बहुत ज़्यादा, एंडोक्राइन मीन्स के एंडोक्राइन सिस्टम के ग्लैंड्स, न्यूप्लेजिया मीन्स उनके अंदर क्या हो गया, कैंसर हो गया। मीन्स दैट एट अ टाइम हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट टाइम्स में भी हो सकता है, लेकिन एट द सेम टाइम या डिफरेंट टाइम्स में क्या होता है, एक साथ बहुत से ग्लैंड्स के अंदर कैंसर हो जाता है, ठीक है। सो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड डिजीज़ करेक्टराइज्ड बाय, मीन्स दैट इनहेरिटेड डिजीज़ हैं, कोई जीन जेनेटिक म्यूटेशंस होती हैं ऑलरेडी पेशेंट्स के अंदर। प्रोलिफरेटिव लीजन्स, हाइपरप्लेजियाज, एडिनोमास, कार्सिनोमास ऑफ मल्टीपल एंडोक्राइन ऑर्गन्स। मल्टीपल एंडोक्राइन ऑर्गन्स की एट अ टाइम हमारे पास क्या होती हैं, प्रोलिफरेटिव लीजन्स स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। सुबह बता रहे हैं कि यंगर एज में कॉमन होता है, मल्टीपल एंडोक्राइन सिस्टम ऑर्गन्स इकट्ठे इन्वॉल्व होते हैं, सेम टाइम पे भी हो सकते हैं, डिफरेंट टाइम्स पे भी हो सकते हैं। मल्टीफोकल लीजन्स होती हैं, अगर एक ऑर्गन में भी हो तो मल्टीफोकल लीजन्स होती हैं। और इसके अलावा जो है ज़्यादातर ये एसिम्प्टोमेटिक स्टेज होती है इसकी हाइपरप्लेजिया की, पता भी नहीं चलने देती, और इस तरह से जो है ये एसिम्प्टोमेटिकली जो है ये प्रोग्रेस कर रहे होते हैं, मोर एग्रेसिव होते हैं और रिकर करते हैं। तो इनकी थोड़े से फीचर्स थे। उसके बाद हम बात करते हैं इन टाइप्स कौन सी होती हैं। मैन 1 होता है, मैन 2 होता है। मैन 2 की फर्दर 2 टाइप्स होती हैं, मैन 2A, मैन 2B, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मल्टीपल एंडोक्राइन, जो हमारे पास टाइप 1 है, उसका दूसरा नाम होता है वर्मर सिंड्रोम। इसमें किसकी म्यूटेशन आती है, क्रोमोसोम नंबर 11 पे हमारे पास जो ट्यूमर सप्रेसर जीन होती है, ठीक है, मैन 1, उसकी म्यूटेशन आती है, जिसकी वजह से इनकोड कर रहे होते हैं एम्पेनिन, ठीक है। तो जब इसकी म्यूटेशन आती है तो उसकी वजह से फिर हमारे पास इन्वॉल्वमेंट होती है किसकी, हमारे पास 3Ps की, ठीक है। 3 यहाँ पे जो है एंडोक्राइन ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, पैराथायरॉयड, ठीक है। 3P से आपने याद रखना है, पैराथायरॉयड ग्लैंड, पैनक्रियास और पिट्यूटरी। इन तीनों के इकट्ठे में जो है ना एंडोक्राइन ट्यूमर स्टार्ट हो जाते हैं, पैराथायरॉयड ट्यूमर बन जाता है। पैराथायरॉयड ट्यूमर बनेगा तो ऑब्वियसली हाइपरपैराथायरॉयडिज्म होगा, और उसकी वजह से क्या होगा, उसके सिम्टम्स आएंगे, ठीक है। पैंक्रियास की इन्वॉल्वमेंट होगी तो उसमें फिर हमारे पास ये सबसे ज़्यादा याद रखना है कि लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है जब पैंक्रियास की इन्वॉल्वमेंट होती है। और पैंक्रियास की जो इन्वॉल्वमेंट होती है उसमें फिर हमारे पास गैस्ट्रिनोमास बनते हैं, इंजिलिनोमास बनते हैं और वाइपोमास बनते हैं, ठीक है, जो मल्टीपल जो है ये हमारे पास सिम्टम्स दे रहे हैं। इसके अलावा पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर हो जाता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड में मोस्टली जो होता है ना प्रोलैक्टिन सेक्रेटिंग एडिनोमा होता है। और इसके अलावा सोमैटोस्ट्रोपिन सेक्रेटिंग ट्यूमर भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से एक्रोमेगैली हो जाती है, ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा होने की वजह से। सो रिमेंबर कि मल्टीपल जो हमारे पास मैन 1 है उसको वर्मर सिंड्रोम कहते हैं। क्रोमोसोम 11 पे हमारे पास जो है म्यूटेशन आती है, हमारे पास ट्यूमर सप्रेसर जीन की, मैनिन जो इनकोड करी होती है प्रोटीन। 3 हमारे पास ग्लैंड्स इन्वॉल्व होते हैं, पैराथायरॉयड, पैंक्रियाज और पिट्यूटरी, ठीक है। और सबसे जो लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है वो पैंक्रियाज है। और इसके अलावा पैंक्रियाज में जो है हमारे पास इंजिलिनोमा होता है, गैस्ट्रिनोमास होते हैं, वाइपोमास होते हैं, और पिट्यूटरी में प्रोलैक्टिन सेक्रेटिंग हो सकते हैं या सोमैटोस्टेटिन सेक्रेटिंग हो सकते हैं, सोमैटोट्रोपिन रिलीजिंग, ठीक है। फिर मैन टाइप 2 की हम बात करते हैं। इसमें जो म्यूटेशन आती है वो RET के अंदर आती है और क्रोमोसोम नंबर 10 पे आती है, ठीक है। ये ऑटोसोमल डोमिनेंट पैटर्न शो करती है सेम, ठीक है। फिर हम बात करते हैं जो 2A होता है ना, इसका नाम होता है सिप्पल सिंड्रोम, ठीक है। इसमें 3 तरह के ऑर्गन्स आते हैं। एक हमारे पास पैराथायरॉयड ग्लैंड है जो कि सेम एज टाइप 1 है, बाकी जो इसमें 2 डिफरेंट हैं उसमें कौन से हैं, एड्रीनल मेड्यूला है और थायराइड है। थायराइड में भी अगर बात करें तो मेड्यूलरी कार्सिनोमा जो होता है ना थायराइड का, जिसमें C सेल्स का हाइपरप्लेजिया होता है, ठीक है, वो इसमें आता है। थायराइड के बहुत से न्यूप्लाज्म्स हैं, लेकिन यहाँ पे जो आएगा दैट इज़ मेड्यूलरी कार्सिनोमा ऑफ द थायराइड। और एड्रीनल मेड्यूला में हमारे पास क्या होगा, फियोक्रोमोसाइटोमास, ठीक है। सो पैराथायराइड इज सेम जैसे कि हमने मैन 1 में पढ़ा था, और बाकी दो कौन से हैं, हमारे पास थायराइड और दूसरा क्या है, एड्रीनल मेड्यूला, जिसमें फियोक्रोमोसाइटोमास हो जाएंगे। तो एट अ टाइम तीनों ये हमारे पास ग्लैंड्स इन्वॉल्व होंगे, तो उसको हम नाम दे देंगे मैन टाइप 2A, जो सिप्पल सिंड्रोम होता है। और इसमें हमारे पास क्रोमोसोम नंबर 10 पे हमारे पास म्यूटेशन आती है, ऑनकोप्रोटोऑन्कोजीन पे RET,
ठीक है, गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन आती है। फिर मेन टाइप 2B की बात करते हैं। मेन टाइप 2B जो होता है ना, इसमें भी RET की ही म्यूटेशन आती है, सेम एज टाइप 2A, लेकिन सिंगल अमाइनो एसिड चेंज जो होता है ना, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जिसमें हमारे पास दूसरी मैनिफेस्टेशंस में क्या होता है कि मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा सेम एज टाइप 2A होता है, फियोक्रोमोसाइटोमा सेम एज टाइप 2A होता है, लेकिन इसमें जो डिफरेंट चीज़ होती है वो ये कि यहाँ पे हमारे पास एक्स्ट्रा एंडोक्राइन मैनिफेस्टेशंस आती हैं। ठीक है, मतलब एंडोक्राइन ऑर्गन्स इसमें नहीं इन्वॉल्व होते, वो भी आ रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो मतलब जो गैंग्लियोन्यूरोमाज हैं ब्रेन के, ठीक है, ब्रेन के ट्यूमर्स भी होते हैं इसमें, हालांकि वो एंडोक्राइन ऑर्गन्स नहीं है, लेकिन फिर भी उनके अंदर म्यूटेशन आती है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा एंडोक्राइन मैनिफेस्टेशंस होती हैं। और वो इसमें बात याद रखनी है ये कि ये हमारे पास जो टाइप 2A होता है उसी की तरह यहाँ पे मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा है, फियोक्रोमोसाइटोमास हैं, लेकिन इसमें हमारे पास दूसरे एक्स्ट्रा एंडोक्राइन मैनिफेस्टेशंस आती है। दिस इज़ ऑल अबाउट द मेन सिंड्रोम्स।